द अमाउंट ऑफ मैटर या फिर क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इन अ बॉडी। किसी भी सब्सटेंस को बनाने में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्लूडेड हैं या पार्ट ऑफ सिस्टम है, उसको हम कहते हैं मास। So the SI unit for mass is kilogram, and it is a scalar quantity, which means it has magnitude and unit but no direction. As you can see in this example, 5 kilogram. So it has magnitude, it has unit but no direction. We will not specify mass with direction. So it is measured by electronic balance. Meter जो है उसका electronic balance है, कांस्टेंट रहेगा, विच मीन्स जितना भी किसी ऑब्जेक्ट का मास अगर अर्थ पर है तो चाहे वो कहीं पर भी होगा यूनिवर्स में, उसका मास वही रहेगा, क्योंकि मास का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय विच द सब्सटेंस इज मेड, एंड इट कैन नेवर बी जीरो। कोई ऑब्जेक्ट अगर एग्जिस्ट करता है तो उसका मास कभी भी जीरो नहीं होगा। मास की प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ मास दैट रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट। इस वक्त आपकी स्टेट है रेस्ट, ठीक है। स्टेट का मतलब यहाँ पर बात हो रही है स्टेट्स ऑफ मोशन, विच मीन्स ऑब्जेक्ट या तो स्टेशनरी होता है या मूविंग होता है। तो इनर्शिया मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ मास दैट रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट। कोई भी मास अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए सबसे पहले रेजिस्ट करता है। मतलब एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और आप उसको चलाना चाहते हैं तो भी आप उस पर फोर्स लगाएंगे, और अगर एक ऑब्जेक्ट चल रहा है और आप उसको रोकना चाहते हैं तब भी आप उस पर फोर्स लगाएंगे। दोनों केसेस में ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा, रिक्वायर्ड फोर्स उतनी ज्यादा होगी। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ कि इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मास दैट रेजिस्ट चेंज इन स्टेट। किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर स्टेट, चाहे वो रेस्ट हो या मोशन हो, उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड है। विच मीन्स अगर आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और वो चलने लगे तो भी आप उसको फोर्स लगाएंगे, और इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट चल रहा है और आप उसको रोकें, ठीक है, तो दोनों केसेस में स्टेट चेंज हो रही है, और दोनों केसेस में स्टेट चेंज को मास ओपोज करता है, रेजिस्ट करता है। ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया, ठीक है। जितना ज्यादा मास होगा ऑब्जेक्ट का उतना ज्यादा रेजिस्टेंस टू द चेंज इन मोशन वो शो करेगा। इनर्शिया एक बार बता दें। इनर्शिया मैं दोबारा बता देता हूँ मिस्टर फहद, और बात कर लेते हैं इसे आज़ान तारिक की। आज़ान तारिक को आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, एक पतला सा स्टूडेंट और एक हेल्दी सा स्टूडेंट जो हमारे पास मिस्टर फहद रजा है, ठीक है। ये दोनों भाग रहे हैं और इन दोनों को रोकना है। ज़्यादा फोर्स, दोनों सेम स्पीड से भाग रहे हैं, ठीक है ना। ज़्यादा फोर्स किसको लगानी होगी, फहद को या आज़ान तारिक को रोकने के लिए? तो बात यह है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आपने स्टेट चेंज करनी है, जैसे कि अगर एक ट्रक है और एक साइकिल है, दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं और आपने दोनों को रोकना है, तो ऑफ कोर्स ट्रक को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी एज कंपेयर टू बाईसाइकिल। सिमिलरली इफ बोथ आर एट रेस्ट, फॉर एग्जांपल ट्रक एंड अ साइकिल आर एट रेस्ट एंड यू वांट देम टू मूव, तो जो फोर्स रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू मेक अ ट्रक मूव एंड इन ऑर्डर टू मेक अ बाईसाइकिल मूव, greater force will be required to change the state of truck because it has more mass. Clear है फहद? जी सर। ओके, थर्ड कॉन्सेप्ट वेट। वेट को हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। अगर आपके वेट के बारे में बात की जा रही है तो एक्चुअली हम बात कर रहे हैं हाउ मच ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन यू, एंड कौन अप्लाई कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स आप पर, तो वो अर्थ अप्लाई कर रहा है। So force applied by earth on object to pull it towards the center is called weight, and the formula for weight is m multiplied by g, where m is mass and g is gravitational field strength. किसी भी ऑब्जेक्ट का मास वेट निकालना है तो उसके मास को मल्टीप्लाई करते हैं आप ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ से, और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ अभी हम पढ़ेंगे। SI यूनिट वेट का क्या है, न्यूटन, और ये वेक्टर क्वांटिटी है विच मीन्स कि इट हैज मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। इसको मेजर करते हैं आप न्यूटन मीटर या स्प्रिंग बैलेंस से। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट अगर अर्थ पर है तो उसका वेट कुछ और होगा, लेकिन वही ऑब्जेक्ट अगर मून पर है तो उसका वेट कुछ और होगा। मून का ग्रेविटेशनल पुल वीक है, इसलिए मून पर सेम ऑब्जेक्ट का वेट कम होगा एज कंपेयर टू ऑन अर्थ। और वेट किसी ऑब्जेक्ट का जीरो हो सकता है। कब जीरो हो सकता है? जब वो ग्रेविटेशनल फील्ड में ना हो। क्लियर है यहाँ तक सबको? सर अगर हम स्पेस में जाए हमारा वेट जीरो हो जाता है? जी सर। नहीं, स्पेस में जाने से वेट जीरो नहीं होता। ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाने का। जी बोले।
तो वही वैसे बात बोलिए। हुई सर। स्ट्रेंथ है। सर तो वही बात हुई ना। नहीं हमजा, वो बात नहीं हुई। देखें, स्पेस में जाने का मतलब पता है क्या है? स्पेस का मतलब जहां पर कोई पार्टिकल ना हो ना। नहीं, स्पेस का मतलब ये नहीं है अर्थ के तो सर वैक्यूम हुआ पैरामीटर ना। से बाहर निकलना स्पेस है बस। वेरी अर्थ से गुड, बात समझ। बाहर स्पेस शुरू हो सही, गई। सही कह रहे हैं, ठीक है। स्पेस विच मीन्स कि वहां पर अब एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां पर कोई पार्टिकल नहीं है। अब आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां पर कोई और पार्टिकल नहीं है, ऐसे ही है ना? जी। इसी को कह रहे हो ना? अब मैं कह रहा हूं कि अगर आप स्पेस में हैं तो क्या आप पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगी? तो ऐसा नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फील्ड में होने की वजह से होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड में होने का मतलब ये नहीं होता कि आप एटमॉस्फेयर में हैं या नहीं है। विच मीन्स कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड एटमॉस्फेयर से भी एक्सटेंड करती है आगे। ओके, समझ आ रही बात मैं जो कह रहा हूँ? जी जी। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वीक नहीं होगी? वीक होगी। वीक होगी, जीरो नहीं होगी। जीरो कौन सी जगह पे होगी? जीरो कौन सी जगह पे होगी? अगर आप अर्थ से बहुत दूर, लेकिन अर्थ से बहुत दूर जाने का मतलब ये नहीं है कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जीरो होगी। हो सकता है आप अर्थ से जा रहे हैं टुवर्ड्स मून, तो एक वक्त आएगा कि आप अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से तो बाहर निकल चुके होंगे, लेकिन आप मून की ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर हो चुके होंगे उस वक्त। विच मीन्स अर्थ आपको पुल करना या तो छोड़ चुका होगा या नेग्लिजिबल फोर्स होगी बाय द अर्थ ऑन यू, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू मून आप पर लग रही होगी उस पॉइंट पर। ये बात समझ आ रही है सबको? यस सर। लेकिन अगर आप तमाम मासेस से बिल्कुल आइसोलेटेड हैं, दूर हैं, ठीक है, तो फिर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आप पर जीरो हो सकती है और उस पॉइंट पर आप पर वेट भी जीरो हो सकता है। क्लियर है? तो इसमें ये नहीं है कि अगर आप स्पेस में हैं तो आपका वेट जीरो होगा। स्पेस में होने से वेट जीरो नहीं होता। आप ग्रेविटेशनल फील्ड्स से बाहर हो, तमाम ग्रेविटेशनल फील्ड्स में, चाहे वो मून की हो, अर्थ की हो, सन की हो, तो फिर आप कहते हैं कि आपका वेट जीरो है। क्लियर है यहां तक सबको? यस सर। वेट का जी फॉर्मूला? सर। ये मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है? मास और वेट का डिफरेंस बताए कोई मुझे? Mass is the amount of particles or substance in a body. And weight is the force applied by Force Earth that on you, Earth's pulling gravitational you to its field. center. Right? वेट वेक्टर है, मास स्केलर है। मास कभी भी चेंज नहीं होता ऑब्जेक्ट का, चाहे वो कहीं पर भी हो, चाहे वो स्पेस में हो, वैक्यूम में हो, अर्थ पर हो, मून पर हो, सन पर हो, कहीं पर भी हो, मास कभी भी चेंज नहीं होता। ऑब्जेक्ट का जितना मास अर्थ पर है, आप उसको चाहे जहां दिल चाहे ले जाएं यूनिवर्स में, उसका मास वही रहेगा, क्योंकि मास का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय विच द ऑब्जेक्ट इज मेड। तो ऑब्जेक्ट के कहीं पर भी जाने से उसका मास चेंज नहीं होता, मतलब उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होती, ठीक है। लेकिन वेट का मतलब है फोर्स। ऑफ कोर्स जब आप अर्थ के करीब होंगे तो वेट ज़्यादा होगा, विच मीन्स के आप पर ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्गर होगी। लेकिन आप अर्थ से दूर जाते जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होती जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आप एक आयरन नेल को मैग्नेट के करीब रखें तो उस पर फोर्स ज़्यादा लगती है, लेकिन अगर आप आयरन नेल को मैग्नेट से दूर करते जाएंगे तो मैग्नेटिक फोर्स आयरन नेल पर लग तो रही होगी लेकिन बहुत वीक होगी। जितने सेपरेशन बढ़ाते जाओगे फोर्स कम होती जाएगी। To the point it's negligible, मतलब पता ही नहीं चलेगा। Very good. To the point when it is outside the magnetic field of any magnet. Gravitational field strength होता है force acting per unit mass. सही है? Which means ये रेशियो है दो चीज़ों का, force और mass का। हर planet की या हर heavenly object की, जैसे हम sun की बात करते हैं, हर planet का, हर heavenly object का, चाहे वो moon हो, उसका ग्रेविटेशनल पुल अलग अलग है। इसमें एग्जांपल भी दी हुई है, जैसे अर्थ पर ग्रेविटेशनल पुल है 10 न्यूटन पर केजी, ठीक है। इसी तरह से मून पर ग्रेविटेशनल पुल होता है 1.6 न्यूटन पर केजी। इसी तरह से वीनस का अलग है, मार्स का अलग है, मरकरी का अलग है, सबका अलग अलग है, सन का अलग है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, एंड फॉर अर्थ इट्स 10 न्यूटन पर केजी, विच मीन्स अगर एक ऑब्जेक्ट 1 किलोग्राम का है अर्थ पर तो उसका वेट होगा 10 न्यूटन। इसी तरह से 2 किलोग्राम का है तो 20 न्यूटन होगा। तो आप खुद से प्रोपोर्शनैलिटी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इफ समवन इज 50 किलोग्राम then the weight of the object, 50 kilogram object, will be 500 Newton.
सही, किसी 50 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट यहाँ पर अर्थ पर, उसका वेट कितना होता है? 500 न्यूटन होता है। लेकिन सेम ऑब्जेक्ट अगर आप मून पर लेकर जाते हैं तो मून पर उसका मास तो वही रहेगा विच इज 50 kg, लेकिन अगर आप मून पर उसका वेट कैलकुलेट करेंगे तो 50 इंटू 1.6 होता है 80, विच मीन्स सेम ऑब्जेक्ट जो अर्थ पर 500 न्यूटन वेट रखता था, मून पर पहुंचने के बाद उसका वेट हो जाता है 80 न्यूटन, विच इज 50 kg ऑन अर्थ, 500 न्यूटन फोर्स ऑन अर्थ, लेकिन on moon it experiences 80 Newton force because the gravitational pull of moon is weaker than earth. क्लियर है यहाँ तक सबको? ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी हुई है यहाँ पर, अगर आप नहीं करना चाहते तो इतना मसला नहीं है, लेकिन इसमें मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आपने लिखा है ना, इसके 3 नाम हैं, ठीक है? तीनों नाम एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, नाम 3 है, बात एक ही है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, ये 3 बातें अगर लिखी हो तो ये एक ही चीज के बारे में बात हो रही होगी, ठीक है? और आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें, बता देता हूं दोबारा। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, ये सब एक ही चीज है। अब इसमें यहां पर देखें, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट है न्यूटन पर केजी, लेकिन जब आप न्यूटन पर केजी में न्यूटन को सॉल्व करते हैं तो आपके पास फाइनल यूनिट बनता है मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब सर लास्ट वाला कौन सा है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, सही है? ये कहीं पर भी 3 नाम लिखे हो तो ये बात इसी चीज की हो रही होती है, फोर्स पर यूनिट मास। ठीक है यहां तक? जी सर। और फाइनली अब जो बात सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिखी हुई है, किसी भी प्लैनेट पर जितनी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है उस प्लैनेट पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी उतनी ही होती है। और यही बात मैंने आपको भी यहाँ पर भी बताई है कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक ही चीज है। अगर मैं आपसे कहूं कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी है तो आप क्या कहेंगे? न्यूटन। 10 न्यूटन है। ठीक है ना? और अगर मैं आपसे बोलूं कि अर्थ पर एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब है जिस प्लैनेट पर जितनी भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी उतना ही ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगी। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं मून पर एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल कितनी होगी? 1.6 मीटर पर स्क्वायर। वेरी गुड, 1.6 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। सही है, क्लियर है सबको? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास। अर्थ पर इसकी वैल्यू 10 न्यूटन पर केजी है, लेकिन हर प्लैनेट पर या हर हेवनली ऑब्जेक्ट पर इसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। मून पर इसकी वैल्यू है 1.6 न्यूटन पर केजी, विच मीन सेम ऑब्जेक्ट जो अर्थ पर अगर 50 न्यूटन का है, जिसका वेट अर्थ पर 500 न्यूटन है, मून पर उसका वेट 80 न्यूटन होता है, क्योंकि मून का पुल एज कंपेयर टू अर्थ बहुत वीक है, 6 टाइम्स कम है एज कंपेयर टू दी अर्थ। ठीक है यहाँ तक? ओके जी। डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, विच मीन्स 2 चीजों का रेशियो है डेंसिटी। अगर इसकी इक्वेशन को आप पढ़ते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मुझे बताएं डेंसिटी का मास के साथ क्या रिलेशन है? मास बढ़ेगा तो डेंसिटी सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और डेंसिटी का वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। विच मीन्स अगर कम वॉल्यूम होगा और ज्यादा मास होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी, और अगर कम मास होगा या ज्यादा वॉल्यूम होगा तो डेंसिटी कम होगी। ठीक है, डेंसिटी 2 चीजों का रेशियो है, मास और वॉल्यूम का। अगर ज्यादा वॉल्यूम में कम मास हो तो हम कहते हैं कम डेंसिटी है, या इसी तरह से कम वॉल्यूम में ज्यादा मास हो तो हम कहते हैं ज्यादा डेंसिटी है। इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपके पास 2 सेम डायमेंशंस की 2 रॉड्स हैं, एक रॉड कॉपर की है और एक लेट से एक रॉड वुड की है, ठीक है? सेम डायमेंशंस है, मतलब दिखने में लेंथ, ब्रेथ, विड्थ सारी चीजें जो है वो इक्वल है, वॉल्यूम दोनों का सेम है। लेकिन मुझे बताएं कॉपर और
वुड में से लाइटर कौन सा होगा, कौन सी रॉड लाइटर होगी? कॉपर। वुड। वुड लाइटर होती है। अच्छा चलिए एक सवाल और करता हूँ आप लोगों से। 2 बैग्स हैं, एक में कॉटन है और एक में राइस है, दोनों 1 kg के हैं, ज्यादा वेट किसका होगा? सर राइस। सर राइस सेम हो गया सर, सेम सर सेम होगा सेम ना वेट होगा। तो मास अगर दोनों का मास 1 kg है तो दोनों का वेट सेम होगा, लेकिन ज्यादा जगह कौन ऑक्यूपाई कर रहा होगा? सर कॉटन। सर कॉटन। 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 मुझे बताएं ज्यादा डेंसिटी किसकी है, कॉटन की या फिर राइस की? सर कॉटन। सर राइस की। राइस। हाँ राइस राइस की की राइस की ज्यादा डेंसिटी डेंसिटी। राइस की डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि वो सेम मास कम वॉल्यूम में है और कॉटन का सेम मास ज्यादा वॉल्यूम में आता है। अच्छा कॉटन ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है फॉर सेम मास और राइस कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है फॉर सेम मास। बात समझ आ रही है? समझ आ गया। तो डेंसिटी मतलब सिंपल है। अब हम क्योंकि हम न्यूमेरिकल वैल्यूज की तरफ जाएंगे आगे तो आप लोगों के लिए और आसान हो जाएगा। वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, और वैसे रेगुलरली शेप्ड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालने के लिए हम लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट करते हैं, जैसे कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला है। अगर एक रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट है, लेट्स से एक ब्लॉक ऑफ वुड है लेकिन रेगुलर शेप्ड है, तो उसकी डेंसिटी निकालने के लिए मुझे 2 चीजें मेजर करनी होंगी, मास और वॉल्यूम। मास कैसे मेजर करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से मास मेजर कर लेंगे। और वॉल्यूम कैसे मेजर करेंगे? सर पहले लेंथ ब्रेथ हाइट करेंगे मीटर रूल से। वेरी गुड। लेंथ हाइट मेजर करके उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वो वॉल्यूम होगा। और मास हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से मेजर कर चुके हैं, दोनों चीजों का रेशो लेंगे तो जो आंसर आएगा वो डेंसिटी होगी। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस। यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में 10-15 मिनट के अंदर ये चैप्टर खत्म